हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करदम सरी गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12th ज्योग्राफी की बुक सेकंड, भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 2 मानव बस्तियाँ, जो बेस्ड ऑन है CBSE एंड NCERT। तो सबसे पहले हम इसके मेन टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, ग्रामीण व नगरीय बस्तियाँ और उनके प्रकार, उनके वितरण के बारे में बात करेंगे। नंबर 2, भारत में नगरों का विकास किस तरह से हुआ। और नंबर 3, भारत में नगरों का प्रकारात्मक या कार्य के आधार पर वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। और नंबर 4, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन, या इससे अदर रिलेटेड टॉपिक जो है पार्ट्स है उनको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मानव बस्ती है क्या। मानव बस्ती हम किसे कहेंगे? किसी प्रकार के आकार के घरों का वह समूह जिसमें मनुष्य रहते हों वह मानव बस्ती कहलाती है, या उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती के प्रकार, मानव बस्ती 2 प्रकार की हो सकती है, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी है नगरीय बस्ती। नंबर 1, ग्रामीण बस्ती की बात कर रहे हैं हम। ग्रामीण बस्ती हम किन्हें कहेंगे, उससे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। नंबर एक तो ये यहाँ के लोग अपने जीवन यापन हेतु अधिकतर प्राथमिक क्रियाओं या प्राइमरी सेक्टर के जो कार्य हैं उन पर निर्भर करते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ETC। और नंबर 2 पॉइंट है, ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित या पैदा हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सब्जी है, फल फूल है, अनाज है, दूध है, जैसे उत्पाद जो है नगरीय बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और यहाँ पर लोगों की संख्या भी कम होती है। नंबर 3 पॉइंट है, ग्रामीण ज़्यादातर स्थायी निवासी होते हैं, वे दूसरी जगह रहकर बसना पसंद नहीं करते, कम गतिशील होते हैं, इसलिए इनमें आपसी सामाजिक संबंध प्रगाढ़ व मजबूत होते हैं। दूसरा है तुम्हारा नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती कहने क्या हो गए? नगरीय बस्तियों में द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है। पॉइंट नंबर 2, नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं और परिवहन संचार के माध्यम से कार्य संपन्न होता है। नंबर 3, शहरों में गतिशीलता ज़्यादा होती है और इनमें सामाजिक संबंधों में ज़्यादातर औपचारिकता ही निभाई जाती है। नंबर 4, अपनी आर्थिक गतिविधियों के कारण नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में भी कार्य करते हैं। नंबर 5, गांवों व नगरों का संबंध कार्य के आधार पर होता है, जहां ग्रामीण बस्तियों से शहरों को कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, वहीं शहरों से तैयार रेडी प्रोडक्ट, उत्पाद, सेवाएं गांवों को दी जाती हैं, और शहरों में लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती का वो आप समझ गए होंगे, इनका अंतर भी समझ गए होंगे। पेपर में जिस प्रकार आवे, आप चाहे हेडिंग वाइज या आप बुलेट पॉइंट वाइज लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्ती को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1, गुच्छित बस्ती, या हमें संकुलित भी कहेंगे या अकेंद्रित भी कहेंगे। दूसरा, अर्धगुच्छित बस्ती या विखंडित बस्ती। और नंबर 3 है पल्ली बस्ती। और नंबर 4 है एकाकी बस्ती या परिक्षिप्त बस्ती। तो नंबर 1 गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती का मतलब है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब ये क्या है? इन बस्तियों में घरों का समूह बहुत पास पास होता है, सहत होते हैं। सहत का मतलब है बिल्कुल पास पास। गुच्छित बस्ती का नाम सहत भी है। इस प्रकार की बस्तियां अत्यंत उपजाऊ मैदानों व घाटियों में पाई जाती हैं। गांव में और खेत में और खलियान, पशु का स्थान और रहन सहन अलग अलग परंतु आपस में मिला होता है, उसके आसपास ही होते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में मेल जोल प्रगाढ़ होता है और सुरक्षा कारणों से लोग इकट्ठा रहते हैं। यहाँ की बस्तियां कुछ ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करती हैं, जैसे नंबर 1, रेखीय प्रतिरूप या रैखिक प्रतिरूप। इसमें मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित एक लाइन में होते हैं। नंबर 2, आयताकार प्रतिरूप। यह समतल क्षेत्रों
या चौड़ी पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नंबर 3, वृत्ताकार रूप प्रतिरूप। ये मॉडर्न है गांव के, इस तरह के गांव होते हैं। नंबर 3 है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव झीलों, तालाबों इत्यादि के चारों ओर बस जाते हैं। इसमें बीच का भाग जो खुला रहता है, गोल गोल ये बस जाते हैं तालाब वगैरह के पास, जिसमें पशु आदि सुरक्षित रहें। नंबर 4, तारे के आकार का प्रतिरूप। इसमें कई मार्ग आकर आपस में एक स्थान पर मिल जाते हैं। इन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं जो तारे का आकार ले लेते हैं। नंबर 5, टी आकार की बस्ती। टी आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। वाई आकार की बस्ती नेक्स्ट है। जब दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिल जाते हैं तो ये वाई आकार की बस्तियां कहलाते हैं। एक्स आकार की या क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती हैं, जहां चौराहे पर चारों दिशाओं से बसाव हो जाता है और वो एक्स आकार या क्रॉस आकार कहा जाता है। इससे नेक्स्ट है दोहरे ग्राम। दोहरे ग्राम यानी कि डबल। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विकास होता है। जैसे उदाहरण है मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के एरिया, राजस्थान इत्यादि। अब दूसरा जो है आपका बस्ती का प्रकार है, ये तो उसके बस्ती के प्रकार थे गुच्छित बस्ती के। अब है अर्धगुच्छित बस्ती या विखंडित बस्ती, इसे कहेंगे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से स्वेच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गांव से दूर रहने लगता है तो वह अर्धगुच्छित बस्ती या विखंडित बस्ती कहलाती है, टूटी बस्ती कहलाती है। आमतौर पर जमींदार व अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग या सेंट्रल पोजीशन में रहते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग या निम्न कार्य में लगे लोग गांव के बाहरी हिस्सों में रहते हैं। जैसे गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में ये बस्तियां हैं। नेक्स्ट है इसका पल्ली बस्तियां, हैमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं इंग्लिश में से। वे बस्तियां जो किसी गांव से अलग छोटे छोटे समूहों में बस जाती हैं, लेकिन वे उसी गांव का हिस्सा होती हैं। इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे पान्ना, पाड़ा, पाली, नंगला, ढाणी इत्यादि और भी नाम हो सकते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल मध्य व निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है इसमें परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां या प्रकीर्ण बस्तियां, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट यानी बिखरी हुई। ये बस्तियां सुदूर जंगलों में, छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, खेतों में, चारागाहों में उनमें एक झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के रूप में होती हैं। उदाहरण मेघालय, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और केरल के कुछ भाग में बस्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में ग्रामीण बस्तियों के उत्तरदायी भौतिक कारक। आखिरकार ये क्या कारण है? वही कारण है जो पहले आपको भौगोलिक कारक पढ़ाए गए हैं पिछले चैप्टरों में। नंबर 1, उच्च आवास की प्रकृति। गांव के लोग ऊंचे क्षेत्रों, समतल मैदानों, जंगली जानवरों से सुरक्षा वाला स्थान चुनते हैं, यानी कि जहां भूमि समतल हो, अच्छी हो, बढ़िया हो और उनके जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनका भी उनके लिए भी सूटेबल हो, तो वहाँ पे वो ऐसी ज़मीन का चुनाव करते हैं, तो इसे उच्च आवास की प्रकृति भी कहते हैं। दूसरा भौतिक कारक है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता यानी कि वही जहाँ पानी अच्छा होगा, पीने योग्य होगा, खेती योग्य होगा, जानवरों व अन्य कामों को ध्यान में रखकर ये ऐसी जगह चुनाव करते हैं जहाँ पानी आसानी से मिल जाए, वहाँ ज़्यादातर ये बस्तियाँ पाई जाती हैं। नंबर 3, मृदा, यानी कि ऐसी जगहों पर ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर खेती ज़्यादातर जो है उपजाऊ योग्य होती है। ऐसी मिट्टी में के पास ये गांव ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 4, जलवायु। अनुकूल जलवायु हो, समकालीन जलवायु हो और खेती आसानी से हो सके, इनका जीवन यापन आराम से हो सके और इनके जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके और इनको जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसी जलवायु में ये व्यक्ति या ग्रामीण लोग रहना पसंद करते हैं।
ये इसके भौतिक कारक हैं। इसके अलावा उन्हें कारक हो सकते हैं, आप उनको देख सकते हो। अब है नगरीय बस्तियों के प्रकार या वर्गीकरण। आप जानते हो कि जो नगर हैं वो बहुत प्राचीन समय से, ऐतिहासिक काल से ही ये बहुत लंबे समय से नगरों का बसा होता चला गया है। तो हम इसको कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 प्राचीन नगर, नंबर 2 मध्यकालीन नगर, नंबर 3 आधुनिक नगर, नंबर 4 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बसे नगर। तो नंबर 1 प्राचीन नगर। प्राचीन नगर कौन से हैं या पुराने नगर कौन से हैं? इन नगरों का विकास धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे वाराणसी है, प्रयाग है, जिसे इलाहाबाद कहते थे पहले, पाटलिपुत्र है, जैसे इसका नाम आजकल पटना है, या मदुरई है, चेन्नई कहते पहले से। तो ये इस प्रकार के जो हैं नगर, ये प्राचीन नगर के उदाहरण हैं। नंबर 2 मध्यकालीन नगर। इनका विकास रजवाड़ों, राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है। ये किला नगर भी हैं, ज़्यादा इनमें किले पाए जाते हैं। इनका जो निर्माण है प्राचीन नगर के खंडरों पर हुआ है। जो प्राचीन नगर में खंडर बने रह गए तो उन पर बसे हुए हैं, जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, नागपुर है इत्यादि नगर मध्यकालीन नगर के उदाहरण हैं। नंबर 3 है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर कौन से हैं? जो अंग्रेजों ने बसाए बाद में। अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय देशों ने अपने नियंत्रण व प्रभाव जमाने के हेतु नगरों का विकास किया और इन्होंने प्रशासनिक केंद्र या ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल, पत्तन नगर और सैन्य क्षेत्रों के नगरों के रूप में इन्होंने कुछ शहर बसाए, जिससे कि इनका राज्य आराम से या इनका जो शासन है वो आराम से चल सके। जैसे सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जमशेदपुर आदि जो इस प्रकार के नगर हैं। और नंबर 4 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर, यानी कि आज़ादी के बाद के नगर कौन से हैं? आज़ादी के बाद प्रशासनिक व औद्योगिक केंद्रों के रूप में नगर बसाए गए। जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई देश की आज़ादी के बाद वे नगर बसाए गए, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। तो इस प्रकार के नगर जो है ये बसाए गए। बाद में जो है मध्यम नगर और के आकार के छोटे नगर का भी विकास धीरे धीरे होना शुरू हुआ और लगातार हो रहा है। अब एक एक कार्य के आधार पर नगरों को वर्गीकरण, जैसे पहले तो विकास के आधार पर क्वेश्चन जैसे आए क्वेश्चन आपको उस हिसाब से करना है, या कोई हेडिंग अलग से आए तो उसको भी उस हिसाब से करना है। कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। नंबर 1 प्रशासनिक नगर। उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्य वाले शहर हैं, यानी कि जहां बड़े बड़े कार्य के हेडक्वार्टर हैं वो जो हैं सारे वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर ये राजधानियां हैं, या चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, भोपाल है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, या और जो राजधानियां हैं मोस्टली वो वहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो है वहीं होते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या और मंत्री या बड़े बड़े अधिकारी वहीं पर बैठते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। नंबर 2 औद्योगिक नगर। जहाँ उद्योगों की प्रधानता है, जहाँ फैक्ट्री ज़्यादा हैं, जैसे मुंबई, सेलम, जमशेदपुर और भी बहुत सारे नगर हैं, इन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं। नोएडा भी आजकल हमारे यहाँ। जैसे परिवहन नगर और नेक्स्ट है परिवहन नगर या पत्तन नगर। जहाँ परिवहन आसानी से हो सके, जहाँ आयात और निर्यात आसानी से हो सके, उनको हम पत्तन नगर कहते हैं। ये ज़्यादातर समुद्र के आसपास ही हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम आदि। और जैसे इटारसी, मुगलसराय, कटनी, तो यहाँ बहुत सारे रेलवे के जो नोड हैं वहाँ के मिलती हैं बहुत सारी रेलवे। तो यहाँ परिवहन की विशेषताएं हैं, परिवहन नगर इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है इसका वाणिज्यिक नगर या व्यापारिक नगर, यानी कि जहाँ व्यापार ज़्यादा हो, जो व्यापारिक केंद्र बन गए, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट है खनन नगर। खनन, जहाँ खनन होता है, खनन यानी खुदाई होती है, जहाँ पे ओर्स या अयस्क कच्चे माल निकाले जाते हैं जमीन से, धरती से, वे खनन नगर कहलाते हैं। जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, सिंगरौली, ऐसे बहुत सारे नगर हैं उसके आसपास जो लोग बस गए थे, वो खनन नगर कहलाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है गैरिसन या छावनी नगर। ये कई बार पेपर में आया गया। गैरिसन या छावनी नगर किसे कहते हैं? गैरिसन या छावनी नगर में है कि जहाँ पर
सैनिकों के लिए वे नगर बसाए गए, ये अंग्रेजों ने बसाए, लेकिन आज भी वे नगर गैरिसन या छावनी नगर कहलाते हैं। जैसे अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर, यहाँ पे ज़्यादातर सैनिकों की छावनी बनी हुई है, बसी हुई हैं, तो इनको गैरिसन या छावनी नगर कहते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट है इससे जो नेक्स्ट है आपका वो है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। वे नगर जो धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर बसाए गए, वे नगर धार्मिक या सांस्कृतिक नगर कहलाए गए। जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर, पुष्कर, हरिद्वार इत्यादि नगर ये धार्मिक या सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। शैक्षिक नगर, शैक्षिक नगर का मतलब है जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार या शिक्षा का केंद्र के रूप में हो, लोग दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हों और शिक्षा उच्च स्तर की हो, वो नगर शैक्षिक नगर कहलाए। जैसे रुड़की, अलीगढ़, कोटा, वाराणसी, इस प्रकार के नगर शैक्षिक नगर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यटन नगर। पर्यटन नगर वही है जहां पर लोग घूमने ज़्यादा जाएं, वो नगर जो है पर्यटन नगर के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, ऊटी, श्रीनगर, ये सब नगर कैसे हैं? पर्यटन नगर कहलाते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आपका आता है नगरीय संकुल, यानी कि अर्बन एग्लोमेरेशन, नगरीय संकुल। अब नगरीय संकुल कैसे कहेंगे? केवल आयतीय परिभाषा, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक मुख्य शहर और उसके आसपास के नगर, कस्बे, उपनगरीय क्षेत्र शामिल होते हैं। उपनगरीय का मतलब है जो उसके पास बसा हुआ क्षेत्र, जैसे मान दिल्ली में ही है, दिल्ली में द्वारका है, इस प्रकार के क्षेत्र जो उपनगरीय क्षेत्र कहलाते हैं, जो एक दूसरे जुड़े होते हैं। जैसे अगर दिल्ली का एग्जाम्पल लें हम, तो दिल्ली में आसपास गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, तो सब दिल्ली के आसपास ये सब बस गए हैं। तो ये शहर भी या कस्बे भी जो भी हैं वे सब इसके आसपास हैं। तो एक दूसरे के साथ ये आर्थिक, सामाजिक व परिवहन रूप से जुड़े होते हैं और वे सब मिलकर एक यूनिट का या इकाई का रूप ले लेते हैं, बन जाते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के आसपास के शहर और नगर। इसका एक लास्ट टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन या SCM। पेपर में कई बार आता है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है या SCM क्या है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो 25 जून 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था और इसमें 100 शहर ऐसे सेलेक्ट किए गए जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो इसका नाम स्मार्ट सिटी मिशन रखा गया। अब इसमें कौन कौन से, इनका क्या उद्देश्य है? नंबर 1, इसका उद्देश्य शहरों में आधारभूत सुविधाएं, साफ व सतत पर्यावरण और नागरिकों को बेहतर व उच्च स्तरीय जीवन प्रदान करना था, जो आज भी ये चल रहे हैं, करना है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जो सिलेक्टेड शहर है उनकी बात हो रही खाली, आधारभूत सुविधाएं व सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधान लागू करना। नंबर 3, कम संसाधन का उपयोग और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना। नंबर 4, इसमें सतत यानी कि लगातार और समग्र यानी कि ऑलराउंड विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना। नंबर 5, नेक्स्ट, ऐसे एक मॉडल के रूप में ऐसे शहर बनाना जो अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें, उनके लिए मॉडल का काम करें। तो ऐसे शहर को हम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाते हैं या करते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक, आपकी पूरा काम हो गया है। तो आज आपका ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर लास्ट में वही है कि आप जो है कदम सर की गारंटी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।